मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल इस ऐलान के मुताबिक सरकार की तरफ से राज्य में भैंसें हरियाणा से मंगवाई जाएगी। आपको बता दें, पहले प्रदेश के 3 जिलों रायसेन, विदिशा और सीहोर में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, फिर जिसे धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। दरअसल इस योजना के तहत सरकार 50% के अनुदान पर किसानों को मुर्रा भैंसें देंगी। वहीं SC/ST किसानों के लिए ये सब्सिडी बढ़कर 75% तक हो जाएगी। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का आयोजन 26 से 28 मई IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, एग्रीटेक्स, प्रोसेसर्स, वैल्यू चेन एग्रीटेक्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए एक थीम प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी के साथ वैश्विक स्तर के सम्मेलन की पेशकश करके एक प्रमुख मंच बनाना है। आपको बता दें, कृषि जागरण इस एग्जीबिशन का आधिकारिक मीडिया पार्टनर है। प्रोडक्ट के अंदर ऐसे बताऊँ तो दो बातें हमें करनी है। जैसे प्रोडक्ट अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जमीन में है, लेकिन जमीन में जो है, जो भी पदार्थ है पंचतत्व, उसी पंचतत्वों का रूप परिवर्तन करने का काम बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। आप किसी भी अच्छे वैज्ञानिक को पूछो, आपको अलग अलग से डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जूस पीते हो तो जूस का जो कंटेनर रहता है वो फिर हमारी प्रकृति को नुकसान करता है। ऐसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जो भी कुछ हम देते हैं आदि आदि, ये 3 से काम नहीं चलता है। उनमें से यानी विटामिन, प्रोटीन्स जो पौधे के लिए जरूरी है, चाहे नाम उसको केमिकल है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। हमारी औषधियाँ बहुत कमाल की औषधियाँ। तो हमारा जो पौराणिक विज्ञान है, खास करके मैं तो कहूँगा कि आयुर्वेद के अंदर हमारी संपूर्ण खेती की सारी समीक्षा की गई, बस उसी तरीके को हमने अपनाया। लेकिन जो आज तक लिख कर तो आज तक हमारे सिलेबस में, चाहे फिर हॉर्टिकल्चर से लगता हो, कोई भी बात हो, सिलेबस में ये बातें नहीं बताई है। जो हुआ सो हम इसीलिए इसका दोष नहीं है, लेकिन अभी वो समय रिटर्न होने, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जमीन नहीं है। अभी कहीं कहीं जहाँ में तेलंगाना है, वहाँ पे कीचड़ बनता ही नहीं है। सोचो आप सोचो जरा, कीचड़ नहीं बन रहा है क्योंकि मिट्टी में वो कुछ रहा ही नहीं है, दम ही नहीं है। सोचो जरा कि फिर क्या उससे हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और एक प्रोडक्ट में बता रहा हूँ, हमने विशेष करके आविष्कार किया कि जो नमक के रूप में जो जहर छा गया जमीन को, उसको तोड़ने वाले भी बैक्टीरिया हमने ढूंढ निकाले। कृषि जागरण की टीम ने आज केवी के गुड़गांव में विजिट किया, जहां कृषि जागरण से बातचीत के दौरान केवी के हेड एंड सीनियर साइंटिस्ट अनामिका शर्मा ने किसानों को केवी के द्वारा कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही किसानों के लिए वहां कैसे गतिविधियां संचालित की जाती है, इसको लेकर अपनी बात कही। उसको हम लोग बाकी दूसरे किसानों को बुला करके वहाँ पर दिखाते हैं, जिससे कि उनको विश्वास में लिया जा सके कि जो हमने फॉर्म परीक्षण किसान के खेत पे किया है वो सफल है। उनको ये भी दिखाते हैं कि आप अपनी पद्धति से, जो किसानों की पद्धति है उसमें आप क्या कर रहे थे। जैसे एक एग्जाम्पल ले, हम फार्मर्स जो हैं हमारे, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग ज़्यादा करते हैं, पोटासिक फर्टिलाइज़र, या अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग उनके खेत में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या कहा जाए एकीकृत तत्व प्रबंधन, इस पर हम लोग जो फॉर्म ट्रायल आयोजित करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है उसमें वो अगर हम देखें तो उपज में 6 से 7 क्विंटल उनको ज़्यादा उपज मिलती है और उसका उन्हें अलग से लाभ मिलता है। जो खर्चा वो न्यूट्रिएंट डालने के टाइम करते हैं उससे उनको कहीं ज़्यादा फायदा मिलता है। और
सबसे बड़ी बात जो हम लोग पिछले कुछ 7-8 सालों से देख रहे हैं, हमारे किसानों के खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो ऑर्गेनिक कार्बन या बोला जाए कि जो उसकी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। इसीलिए मेरी अभी अपने सभी किसान भाई बहनों से ये एक रिक्वेस्ट भी है कि उनके खेत में जो भी उनके खेत का वेस्ट आता है या जो भी पशुओं से जो गोबर आता है उसको वो जैविक खाद में कन्वर्ट करके कंपोस्ट बना करके उसको अपने खेत में डालें, जिससे कि उनके खेत का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। उनको जो प्रशिक्षण देते हैं उसमें 2-3 तरह के होते हैं। कुछ हम लोग जाके किसान के खेत में सीधे ही डिमॉन्स्ट्रेशंस लगाते हैं और उन डिमॉन्स्ट्रेशन का रिजल्ट जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तब वो संतुष्ट होकर के उस तकनीक को अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग कुछ 3 से 5 दिन की देते हैं, जिसमें कि उनको एक जानकारी दी जाती है और ये कोशिश रहती है कि उनका कौशल विकास हो जाए। योगी सरकार ने 2.0 का पहला बजट यूपी विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया। आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए यूपी में बड़े पैमाने पर होगा निवेश, गन्ना मूल्य भुगतान में राज्य नंबर 1, लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की दी जाएगी राशि, 15,000 सोलर पंपों की होगी स्थापना, किसानों के लिए 41 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन और 5 लाख किसानों को सम्मान निधि राशि जैसे कई बड़े ऐलान किए। हरियाणा में फसली नुकसान का ब्यौरा अब खुद दर्ज कर सकेंगे किसान। आपको बता दें, इसके लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे प्रदेश निर्धारित अवधि में इस पोर्टल पर दर्ज किए गए विवरण की जांच करवाई जाएगी। साथ ही किसान जांच रिपोर्ट को भी देख सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को छोड़कर अन्य किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वैसे तो पहले किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा मैनुअली भी दिया जाता था और सालाना से चल रही ये मैनुअली मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से ये मुआवजा की राशि ऑनलाइन दी जाएगी। महाराष्ट्र के किसानों के मुताबिक इस बार प्याज की फसल बेहतर हुई, बावजूद इसके भी प्याज का रेट गिरकर 2 से 3 रुपए प्रति किलो हो गया है, जिसके चलते किसानों को बाजार में अपनी फसल पर मन मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राज्य के किसान काफ़ी परेशान हैं। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिले के बाकरवाद गांव के रहने वाले किसान दत्ता माली ने बताया कि उन्होंने 2.5 एकड़ में प्याज की खेती की थी, जिससे तकरीबन 200 क्विंटल प्याज का उत्पादन हुआ और हमें लगा कि अब बढ़िया मुनाफा कमाएंगे, लेकिन हमारी ये खुशी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई और अब प्याज के दाम गिरकर 2 से 3 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि इतने घाटे के बाद वे मजदूर लगाने की बजाय खुद ही अपने खेतों में प्याज छिलकर निकाल रहे हैं। देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार होने के साथ आने वाले हफ्तों में उनकी कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत को 2000 टन कच्चा पाम तेल भेज दिया है। ऐसे में खाद्य तेल आयात करने वाली फर्म सनविन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी संदीप बजोरिया का कहना है कि इंडोनेशिया द्वारा कमोडिटी पर निर्धारित प्रतिबंध हटाने के बाद भेजी गई कंसाइनमेंट इस सप्ताह के अंत तक भारत पहुंच जाएगी और 15 जून तक रिटेल सेक्टर में उपलब्ध की जाएगी। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक ए गोपालकृष्णन ने साल 2020 के लिए कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वैश्विक विविधलक्षी अयोगिक संशोधन विकास केंद्र इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड जीता। आपको बता दें, इस अवार्ड में 1.51 लाख का कैश प्राइज और एक प्रस्तावित पत्र, जिसमें मछली अनुवंशिकी अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता शामिल है, जो कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
ICRI-SAT विकास केंद्र IDC में मिट्टी और जल संरक्षण के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगीरथ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, ये पुरस्कार उन्हें साल 2018 से साल 2022 के बीच यूपी बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में 8 संस्थानों पर प्राकृतिक संस्थान प्रबंध के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश की वजह से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। आपको बता दें, यूपी, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में हुई बारिश से तापमान में कमी आई है, लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश से मिली राहत खत्म होने वाली है। वहीं दिल्ली, यूपी, बिहार के ज़्यादातर जिलों में बादल छाए तो रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, जिसके चलते आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।